एबीसीडी पढ़ी थी हमने बचपन में, फिर इसके बाद पढ़नी पड़ी ओईसीडी। क्या पढ़नी पड़ी? ओईसीडी। जब जो है ओईसीडी से मेरा पहला पाला तब पड़ा जब मैं 2012-13 में सीसीआरएस की वर्किंग कमेटी में था। एसओपी फॉर रस औषधि। तो उसमें एपीसी आयुर्वेदिक फार्माकोपा कमेटी ने डिसीजन लिया कि भाई ये क्लैरिटी नहीं है, तो एसओपी बनाए जाएँ। तो उस कमेटी में मैं, आनंद चौधरी सर और हमारे एसके वो सॉरी एसके जोशी जी और हमारे क्या नाम है, एसके दीक्षित सर, काफ़ी सारे लोग थे। तो उस समय फिर इसके बाद जो है एक और प्रोजेक्ट चला, आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल एसीटी प्रोजेक्ट। तो उसमें जो है फिर सेफ्टी के लिए ये ओईसीडी गाइडलाइन से मेरा पहला पाला पड़ा था। अब सोचो जो है बच्चे मतलब जो मॉडर्न जिनकी हम बात करते हैं और उनके प्रभाव को जितना हम मानते हैं, लेकिन आप ये देखो कि बीइंग ए टीचर कहें, बीइंग ए रिसर्चर कहें, बीइंग ए आयुर्वेदिक ग्रेजुएट कहें, तो कहीं न कहीं हमें रिसोर्स की नहीं थे। आज जो है सर ने सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी, बहुत सारी चीज़ों की अभी और आवश्यकता है। लेकिन वक़्त के हिसाब से अपडेट लेना ही लेना है। आप नहीं लोगे तो वक़्त अपडेट ले लेगा, आपके लिए सोच लेगा नहीं ये साइंस खत्म है ना? तो ये जो है ओईसीडी गाइडलाइन क्या है, जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए है कि आपकी दवाई कोई टॉक्सिक नहीं। टॉक्सिसिटी स्टडी की बात करें, एनी poisonous effect of that chemical agent produced within the whole organism such as human, animal, plant as well as the effect of the subsubstance of the organism। इसको सेल लेवल पे कोई दिक्कत है तो साइटोटॉक्सिसिटी, और अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे है तो हेपेटोटॉक्सिक है, कार्डियोटॉक्सिक, जो भी टॉक्सिसिटी जिस भी लेवल पे करे। तो टॉक्सिसिटी स्टडी जो है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट, toxic level, lethal effect of the chemical or drug that occur in the living organism। मतलब किसी भी दवाई का जो शरीर पर जो दुष्प्रभाव है, जो बैड इफेक्ट है, जो इफेक्ट को हम नहीं चाहते हैं या जिससे कोई विषाक्त इफेक्ट है, वो जो है एक तो अनचाहा होता है, एक विषाक्त होता है, दोनों में अंतर है ना। हम चाह रहे थे ये दवाई जो है बुखार उतार दे, नहीं उतारी, चलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे दवाई बुखार उतार दे और लेकिन जो है उसने तो जो है उसको कोमा में डाल दिया। तो ऐसे इफ़ेक्ट जो हमारे अपेक्षित नहीं है, जिनसे शरीर को नुकसान हो सकता है, जो हमारे शरीर के हमारी लिविंग आइडेंटिटी के लिए हानिकारक हैं, वो क्या कहलाते हैं? टॉक्सिक इफ़ेक्ट। लीथल इफ़ेक्ट क्या कहलाते हैं? जो इफ़ेक्ट हमें जो है मार देते हैं, डाई कर देते हैं, किसी ऑर्गन को डेड कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लीथल इफ़ेक्ट। तो टॉक्सिकोलॉजी it involve the observing and reporting symptom, mechanism, detection, treatment of the toxic substance in particular relation to the poisoning of the human। जो किसी ड्रग सब्सटेंस की जो पॉइजनिंग है उसको जो है डिटेक्ट करना, उनके सिम्पटम को रिपोर्ट करना, उनके टॉक्सिसिटी के लेवल को मेजर करना और उनको जो है प्रॉपर आइडेंटिफाई करना। ये टॉक्सिसिटी के वेरियस डायमेंशन है, वेरियस आयाम। टॉक्सिसिटी को अगर हम बात करें तो ये 4 तरह की टॉक्सिसिटी होती है। एक एक्यूट मतलब तुरंत हो जाए, जैसे आज दवाई ली और 24 घंटे के अंदर 1 डोज़, 2 डोज़ या 4 डोज़ में ली और 14 दिन तक देख लिया ये बंदा मर रहा कि ज़िंदा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हो गया तो टॉक्सिक है, नहीं हुआ तो अच्छी है, मर गया तो लीथल है, नहीं मरा तो नॉन लीथल है। तो जो 24 घंटे के अंदर दवाई जो है इफ़ेक्ट हमें पता चल जाए वो क्या है? बोलते जाओ। एक्यूट। सब एक्यूट क्या है? दवाई 15 से 30 दिन के बीच में हमने उसको ऑब्ज़र्व करा, रिपीटेड डोज़, 1 डोज़ में, 3 डोज़ में, 10 डोज़ में, 20 डोज़ में, 30 डोज़ में, आपकी मर्ज़ी, जिस लेवल पे आपको चेक करनी। कहीं कोई ऐसी लिमिट नहीं लिखी कि आपको इतनी दवाई देनी, आपका जो टारगेट है। बस विदिन मंथ जो है, आपने उसको चेक कर लिया, दैट इज़ सब एक्यूट। और 3 महीने आपने चेक कर लिया, दैट इज़ सब क्रोनिक। और 3 महीने से ऊपर
अमूमन जो है 6 से 12 महीने की स्टडी होती है। आपको और अच्छे लेवल पे स्टडी करनी है, आप 3 साल का प्रोजेक्ट बना लें, 5 साल का बना लें, 10 साल का बना लें। लेकिन जो 3 महीने से ऊपर की स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनिक। इतना समझ में आ गया सभी को? जनरलाइज़ जो प्रिंसिपल हैं टॉक्सिसिटी स्टडी के, ये तो मैं समझता हूँ सभी के जनरल प्रिंसिपल हैं, कि हर चीज़ का जो है एसओपी फॉलो होना चाहिए। एसओपी कहो या यूएसपी कहो या कोई विधि कहो या कोई तरीका कहो, जो भी कहो मतलब जो जिसका जैसा सिस्टम है वैसा का वैसा एज़ सच फॉलो होना ही चाहिए, ठीक है? बस यही एसओपी है। तो यही मतलब कॉमन जो चीज़ है वो सबके लिए हमारे घर परिवार से लेके हर छोटी-बड़ी चीज़ में। इसी तरह परफॉर्म बाय द वेल ट्रेन्ड और क्वालिफाइड स्टाफ। मतलब जिसको पता ही नहीं कि यार जो है बैटिंग करना जानता नहीं है, बल्ला लेके भेज दिया यार पिच पे, क्या करेगा वो? बोल्ड ही होगा ना। अब टॉक्सिसिटी का तुम्हें एबीसीडी पता नहीं, कभी तुमने देखा नहीं, हैं? और खाली यूट्यूब पे देख के तुम करने जाओगे तो होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए वेल ट्रेन्ड मतलब जिसने देखा हो, गुरुजन के माध्यम से जिसने सुना हो, उसके क्रिटिकल पॉइंट हो, वो करेगा तो उसके रिजल्ट आएँगे। इसी तरह जो है कंप्लीट नॉर्म ऑफ द जीएलपी। जीएलपी आप जो है अभी रसशास्त्र का मैं जो है एक आईज़ोन करके एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है डिजिटल का, उसमें करीब 27-28 ग्रुप हैं। तो आपको अभी मैं लास्ट में उसका लिंक दे दूँगा और हमारे जो रसशास्त्र के लिए औषध निर्माण विशेषज्ञ का अलग से एक ग्रुप है। तो उसमें डब्ल्यूएचओ की जो नॉर्म है जीएलपी के लिए, जीएलपी कैसे ऑडिट करते हैं, जीएलपी की लैब कैसे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा, है ना? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। फिर आता है टेस्ट सब्सटेंस एंड सिस्टम शुड बी प्रॉपर्ली कैरेक्टराइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब जिन इक्विपमेंट से हम टॉक्सिसिटी नाप रहे हैं, वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। जिस काँटे से हमने आलू तौलना है, सब्ज़ी तौलनी है या दवाई तौलनी है, उसका पता ही नहीं है कि वो काँटा ही थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो मेज़रमेंट के लिए हमारे इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए। फिर जो है क्यों करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी? हम जो है उसके थेरेप्यूटिक इंडेक्स को असेसमेंट करने के लिए, उससे क्या नुकसान फ़ायदे हैं, उसको देखने के लिए, हमने नई दवाई को खोजने के लिए और जितने भी जो टॉक्सिसिटी के नॉर्म हैं, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ज़रूरत है? आयुर्वेद में तो सिंपल सा है, टॉक्सिसिटी माने अगत, टॉक्सिसिटी माने शेड्यूल फर्स्ट बुक, टॉक्सिसिटी माने गिनती के जो औषधियाँ हैं जो टॉक्सिक वर्ग में बताई गई हैं। आयुर्वेद में बताई गई हैं शेड्यूल E1A वेजिटेबल एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन। अइफेन, अर्क, बल्लातक, भांग, दंती, धतूरा, गुंजा, जयपाल, करवी, लांगली, पारसी गवानी, बचनाव और विष। इसमें से सिर्फ जो है बचनाव और आपका अइफेन और भांग, बस ये 2-3 चीज़ों को आप पकड़ लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा किसी में टॉक्सिसिटी का कुछ है नहीं, ठीक? बसनाव एक क्रिटिकल टॉक्सिक है और बसनाव किसी की भी जान ले सकता है। एनिमल ओरिजिन में सर्फ बेस तो इसको तो भूल ही जाओ अभी, है ना? इसको तो बस जो है स्नैक विनम के रूप में आप समझ लो। लेकिन सर्फ बेस भी अपना बहुत बड़ा कारोबारी है। एक हमारे जानने वाले हैं, हमने कहा यार क्या काम कर रहे हो? काफ़ी दिन में एक उद्योगपति थे, तो बोले आजकल साँपों को पाल रहा हूँ। मैंने कहा उससे क्या कर रहे हो? बोले मेरा 6 करोड़ का टर्नओवर है। मैंने कहा करते क्या हो? बोले जो स्नैक विनम बनाते हैं, तो जंगल में बस एक साँप का एक उन्होंने पूरा साँप खाना बना रखा है। साँप खाना इसलिए बोला कल मैं किला देखने गया तो हर जगह खाना लिखा हुआ था। तो मैंने नया नाम दे दिया साँप खाना। तो तो उसका 600 करोड़ का खाली साँपों का जो है विनम निकालने की एक टेक्नीक होती है। आप सोच सकते हैं कि हमारा अगत का कितना बड़ा स्कोप है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया यार। मैंने कहा इसका कोई काम ही नहीं है कि बस सिंपल एक जंगल में साँप पाल रखे और जो है 2 आदमी लगा रखे, उनकी साँप मशीन निकालने वाली मशीन होती है, उसके मुँह में फँसाई और बीनम निकला और इकट्ठा करके दे दिया। 600 करोड़ का टर्नओवर बस गवर्नमेंट से एक एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनओसी जानते ही हो कैसे मिलती है।
हैं? मतलब तरीके से मिलती ना। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाएँगे, सारी फाइल चलाएँगे, आप अपनी बात समझाएँगे, अगले को समझ में आ जाए, तब मिल जाएगी, है ना? हाँ, तो ये जो है सर्विस को तो आप भूल ही जाओ अभी फिलहाल, ज़्यादा पैसे कमाने हो तब आना। फिर इसके बाद गौरी पाषाण संख्या ये ज़रूर टॉक्सिक हैं, तो इनका जो है लॉन्ग टर्म में टॉक्सिसिटी होती है, तो इन पे आप फ़ोकस करना। ये द्रव गुण वालों पे छोड़ देना, आप इन पे फ़ोकस करना, मिनरल, ठीक? और मिनरल पे आप करेंगे तो आपके पेपर से लेके हर जगह आपकी एक्सेप्टेंस बनेगी। फिर बात आती है कि जितने भी ट्रायल होते हैं उसको हमने एनिमल एथिकल कमेटी और इससे हमने कराने चाहिए। सीसीआरएस ने जो है इसकी आवश्यकता को समझते हुए 3 तरह के पब्लिकेशन निकाले। एक पब्लिकेशन निकाला गाइडलाइन फॉर द ड्रग डेवलपमेंट, गाइडलाइन फॉर द सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी और क्लिनिकल इवोल्यूशन। 2014 में आयुष मंत्रालय की एक पुस्तक छपी, जीएमपी गाइडलाइन फॉर द एएसयू इंडस्ट्री। मैं उसके एडिटोरियल बोर्ड में राइटर रहा, तो वो बुक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो उसमें सारे रेगुलेटरी नॉर्म हैं कि कैसे जीएमपी चेक करते हैं, कैसे चेकलिस्ट बनाते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं और क्या-क्या देखते हैं। एक क्लिनिकल इवोल्यूशन की भी गाइडलाइन है। आप 3 ये किताबें पढ़ लो, बस फिर दुनिया भर की और कोई ती चौथी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसे ढंग से पढ़ लेना। ये विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, शिक्षकों के लिए एग्ज़ाम्प्ट है ये, ठीक है? शिक्षकों को तो सिर्फ़ पता है, सब पता ही है, सब कर चुके हैं। लेकिन नए विद्यार्थियों से मेरा आह्वान है कि ये 3 किताबें पढ़ लेना, किसी भी जगह इंटरव्यू में तुम फेल हो जाओ तो मुझे तुम बोल देना, किसी भी इंटरव्यू में, ठीक? और अगर कोई दूसरी चीज़ पूछे तो उससे बस इतना पूछ लेना बाद में, जब इंटरव्यू हो जाए, "सर इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या?" इसमें सब कुछ लिया। आपको 4 किताबें बता रहा हूँ, 1 किताब नहीं लिखी इसमें, वो मैं शेयर कर दूँगा जिसका राइटर मैं खुद ही था, अपनी चीज़ प्रमोट नहीं करी मैंने, है ना? तो खाली आप जो है जीएमपी गाइडलाइन आपने चिकित्सा सीखनी है खाली ईडीएल पढ़ लेना। अब हम क्या करते हैं दिन भर जो है शॉर्ट देखते रहते हैं, मोबाइल जो है ऐसे-ऐसे चलता रहता है। लेकिन हम अपने अगर खाली हमने 1 घंटा सिर्फ स्टडी की आदत डाल दी, तो समझ लो क्या कर जाओगे आपको पता ही नहीं। कहते हैं इंसान की वेदक्ति अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होके बंदा नज़र आता है। ठीक है? तो ये जो सेकंड गाइडलाइन है, अभी मैं सब दे दूँगा, आप चिंता ना करो। आप तो दिमाग में डालो बस खाली। सेकंड गाइडलाइन है, अब गाइडलाइन को मैं दिखाई देता हूँ इसमें से। बेटा इसको पेन ड्राइव पुस्तक दिखा देता हूँ। पेन ड्राइव जहाँ लगे उसमें डेस्कटॉप हाँ, इसमें डाला तो था मैंने। अभी आपको सेकंड सेशन में मैं दिखा दूँगा गाइडलाइन। वापस आ जाइए। मेरे लैपटॉप में पड़ी है, अभी दिखा दूँगा। वो पुस्तक ही आपको मैं शेयर कर दूँगा। तो उसमें सारी डिटेल लिखी है। कर दूँ, कर दूँ। इसको गज़ेट नोटिफ़ाई भी कर दिया रूल 158 में कि उसको फ़ॉलो करना है और एनिमल टॉक्सिसिटी के लिए सारी जो कार्य किए जाएँगे, वो इसी गाइडलाइन से किए जाएँगे। ये भारत सरकार की तरफ से नोटिफ़ाई है। तो आज की डेट में अगर कानून अगर कंसर्न है आयुर्वेद का, तो वो आपसे ही है। ओईसीडी जो है एक हमारी जानकारी के लिए है, ना तो हम उसके मेंबर हैं, ना हमारा कोई लेना-देना है। लेकिन हम चूँकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सारी दुनिया उसको मानती है, इसलिए अगर आप उस सिस्टम में करेंगे, तो उससे सिर्फ बेनिफिट इतना है कि कोई भी बाहर आप इस प्रोजेक्ट को ले जाओगे, वो कहेगा भैया आप कहोगे टॉक्सिसिटी स्टडी इसकी हो रखी है, तो रिव्यूअर ये पूछेगा ये किस प्रोटोकॉल से है? तो आप कहोगे भारत सरकार के प्रोटोकॉल से है।
अब वो कहेंगे कि भारत कहाँ पे है? भाई कोई भी अब जिसको पता होगा वही तो जानेगा। अब हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ही पता है ना भारत है। लेकिन बाहर तो आपको जो जानता होगा, जिसका इंटरेस्ट है वहीं तक है। तो ओईसीडी गाइडलाइन इसलिए पढ़नी है क्योंकि सारी दुनिया उसको मानती है। इंडिया को एप्टेड सपोर्टिंग कंट्री है। इंडिया उन जो 30 पहले 37 थे, फिर 38 मेंबर हो गए। उन मेंबरों से जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनसे सामंजस्य है। उनके जो कार्यक्रम आते हैं हम उनको वॉलंटरी अपने देश में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उस प्रिंसिपल से सारे काम हो रहे हैं, इसलिए पढ़ना है। हर चीज की फलश्रुति पहले होती है। आपने जितने भी भागवत पुराण सब लिखे होंगे ना, तो पहले आता है, आयुर्वेद में भी आता है कि शाश्वतम पुण्यम भूभुतो अयम पितामह। ठीक ऐसे ही जो है फलश्रुति हमें पता होनी चाहिए कि ये ओईसीडी गाइडलाइन क्यों पढ़नी है। फॉर द सेक ऑफ रिगार्ड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जस्ट तो 3 तरह की गाइडलाइन सारी दुनिया में हैं, यूएस एफडीए, ओईसीडी गाइडलाइन और डब्ल्यूएचओ। लेकिन सब घूम फिर के जो है एक ही चीज को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से कह दिया, किसी ने ऊपर-नीचे लिख दिया, लेकिन मोर और लेस बात वही है ना? तो चूँकि चूँकि हमारा टॉपिक है ओईसीडी, तो ओईसीडी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक 1948 में पहले इसका नाम और कुछ था, ठीक है? फिर इसके बाद जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओईई 1961 में ये ओईसीडी हो गया और नॉर्थ यूरोपियन स्टेट को इसने एक्सटेंड कर दिया और इसका मेन पर्पज़ क्या था? टू प्रमोट द पॉलिसीज़ दैट इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, प्रचारित करना, प्रसारित करना जिससे सामंजस्य, सौहार्द बढ़ता हो, सामंजस्य, समृद्धि बढ़ती हो, सामाजिक समृद्धि, सोशल वेल-बीइंग। तो सोशल वेल-बीइंग में कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम, मूल उत्तम। सबका सारे भी धर्म हैं, जितने भी पुरुषार्थ हैं, सबका मूल क्या है? आरोग्य है। इसीलिए ओईसीडी ने जो है हेल्थ सेक्टर में भी अपनी गाइडलाइन दी। तो ओईसीडी की कई सारी गाइडलाइन हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे है, इफेक्ट ऑफ बायोटिक सिस्टम पे है, एनवायरमेंटिंग मॉनिटरिंग पे है, हेल्थ इफेक्ट पे है और बहुत सारी गाइडलाइन। तो ओईसीडी को पढ़ना हो तो लैब में आप डालेंगे तो ओईसीडी की जो प्रोफेशनल जिन्होंने सॉफ्टवेयर ले रखे हैं उनके पास आई लाइब्रेरी होती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी टेस्टिंग की गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन आपको मैं जितना बता दूँगा उसके बाद कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बहुत सारी गाइडलाइन है। 401 एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए, इसमें एक फिक्स्ड डोज़ को हम देते हैं। इससे पहले 401 चलती थी। 401 को बाद में मॉडिफ़ाई कर दिया, 420 हो गई। तो 420 तो भारत स में जो है बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता। लेकिन जो है ये 420 गाइडलाइन एक्यूट टॉक्सिसिटी के लिए है और ये फिक्स्ड डोज़ वाली है। एक फिक्स्ड डोज़ दी, जैसे हमने जो है 500 एमजी हमने 2 रत्ती बसनाप दिया। फिक्स्ड डोज़ में दे दिया, उसको टेस्ट कर दिया और 1 दिन में उसको दे दिया, 14 दिन मॉनिटरिंग कर दी। ये हो गई हमारी 420 वाली गाइडलाइन। ठीक है? तो 401 पे ही बाद में 420 हो गई, ठीक है? फिर इसके बाद जो है क्लास मेथड है 423, अप एंड डाउन, डोज़ को कम किया, ज़्यादा किया, वो 423। त्वचा पे दे दिया कॉस्मेटिक के बारे में तो 402। कोई त्वचा पर जो इरिटेशन होता है, आप हेयर डाई लगाएँ, कुछ लगाएँ तो कहते हैं आप सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें। तो इरिटेशन के लिए आपकी गाइडलाइन 404। आपको सूँघने पे कई बार किसी को परफ्यूम वगैरह से एलर्जी होती है तो कितना हो गया 403। आई में किसी को इरिटेशन हो जाए 405, स्किन में सेंसिटिविटी के लिए 406 और जो सब क्रोनिक, सब एक्यूट और हमारे क्रोनिक, इनके लिए हमारी 407, 408, 409 और 90 दिन के लिए हमारी डर्मल के लिए 410, 411 90 दिन के लिए इन्हेलेशन के लिए। ये सारी गाइडलाइन सिर्फ़ पर्टिकुलर हैं, हमें जो ज़रूरत है नेट पे जाएँगे, सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। मेरा बैग रखा होगा, बैग में डॉक्टर साहब बैग होगा, उसमें एक गाइडलाइन मैं दिखा देता हूँ सबको।
2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। एक गाइडलाइन आपको अभी फिज़िकली दिखा रहा हूँ मैं, तो सब ऐसी गाइडलाइन होती हैं बस। ये डॉक्टर साहब ऐसी गाइडलाइन होती है जैसे ये लिखा ना 423 लिखा है ये, ओईसीडी लिखा, इसमें गाइडलाइन लिखी। तो बस साइंटिस्ट को इतना होना चाहिए वो पढ़ ले और समझ ले क्या लिखा है और वो कर दे। आपको फिर कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा कि भई इसमें एनिमल को कैसे रखना है, कितने उसका क्या साइकिल होगी, लाइट की क्या साइकिल होगी, डोजिंग की क्या साइकिल होगी, मेल लेना कि फीमेल लेना, हैं? उसको जो है व्हीकल कैसे लगाना है, उसको चेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट को चेंज कैसे करना है, उसको रिहैबिलिट कैसे करना है, हैं? और डोजिंग कैसे करनी। सारा-सारा इसमें जो है ये एक-एक गाइडलाइन 14 पेज की गाइडलाइन है। ऐसी सब गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन पढ़ाने के लिए 1 महीना चाहिए कम से कम। अब मैटर ये है जब हमें करना ही नहीं तो हमने पढ़ना क्यों है ना? तो हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा मैनेजर वो नहीं होता कि मैनेजमेंट में कहते हैं कि हर चीज़ दिमाग में रखे, ठीक है? आप जो है एक दिमाग में रखोगे 57 बुक हैं रसशास्त्रियों के लिए, दूसरी भूल जाओगे। बस हमें अच्छा मैनेजर चाहिए। हमें पता है कि इस चीज़ में ये इस जगह पे है और हमने जब ज़रूरत है उसको यूज़ कर लिया। है ना? तो हमें जो है ओईसीडी का एक बेसिक सिस्टम पता होना चाहिए। ये गाइडलाइन है, इसमें सब कुछ लिखा है। आप अगर टेस्ट करेंगे बस उसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। आपने लिमिट टेस्ट लिखे हैं, उसको कैसे रिटेन करना है, ठीक? डेटा कैसे बनाने हैं, टेस्टिंग कैसे करनी है, व्हीकल कौन-सा रखना है। आपको मतलब एक भी क्वेरी आपको नहीं रहने वाली। तो ऐसे ही कार्सिनोजेनिक स्टडी करनी है तो 451, क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है तो 452। इसका सिग्निफिकेंस उन विद्यार्थियों के लिए जो बाहर कोई टेस्ट देते हैं, पीएचडी के लिए जैसे फार्मा वाले देते हैं, ईपीटी के लिए कई सारे जो होते हैं ना स्कॉलरशिप के लिए, जेआरएफ के लिए, तो वहाँ पे इन सब की ज़रूरत होती है कि कार्सिनोजेनिक कौन-सी होती है, ठीक? न्यूरोटॉक्सिसिटी कौन-सी होती है, ठीक? हमारे यहाँ बेसिक गाइडलाइन क्या है 420 423, 425 जिन पे अक्सर लोग काम करते हैं। तो ये सब आपको प्रेज़ेंटेशन में मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ये 5 स्लाइड समझ लीजिए, फिर मुझे लगता है कि फिर इसको आगे खत्म करके फिर और काफ़ी सारे टॉपिक हैं। अभी टाइम अभी कितना बजा? मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट अभी क्रॉस कर गया हूँ टाइम की। हैं? सर बता दीजिएगा सर प्लीज़ ना, जहाँ पे स्टॉप करना हो बता दीजिए। मेरा आधा मिनट लगता है खाली स्टॉप करने में। तो एक्यूट जो 420 है, 420 को समझ लें बस। इसमें यार वो लेज़र वाली लाइट हाँ, 10 मिनट हाँ, बस ठीक। ये वाला अच्छा, चलो छोड़ो ऐसे ऐसे ही बता देता हूँ छोड़ो। तो 420 में क्या करते हैं, सिंपल हमने डोज़ ले लिया, डोज़ के 5 लेवल होते हैं, 5 एमजी पर केजी बॉडी वेट, 50 एमजी पर केजी बॉडी वेट, 300, 5000। इस लेवल के आधार पे ही जिस लेवल में जो फ़ॉल करता है टॉक्सिसिटी लेवल 1, 2, 3, 4, 5 तक ले जाते हैं। दवाई को हमने जो है फिक्स डोज़ में एक मॉडरेट डोज़ एक फिक्स कर ली और उस डोज़ को जो भी हमने तय करा डोज़ अब कुचला है तो कुचला की अलग डोज़ होगी, बसनाप की अलग होती, बचा की अलग डोज़ होगी, ठीक? आपकी रस औषधियों में जो है श्वेत प्रॉपर्टी की अलग होगी, आपकी जो है पंचामृत प्रॉपर्टी की अलग होगी। आप अपने असेसमेंट के हिसाब से, अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से डोज़ को लेंगे। आपने जो है अगर नॉन रोडेंट लेंगे तो प्रेग्नेंट फीमेल रैट को लेते हैं और 8 से 12 वीक तक इसको लेते जो अ, समय जिनकी एजिंग होती है उस आयु के चूहों को लेते हैं और इसको जो है हम साइटिंग स्टडी एक एक एनिमल को दिया दवाई, चेक कर लिया ये मरा तो नहीं, ओके कंफर्टेबल। फिर 5 को और लिया, 5 को देख लिया, जो भी रिज़ल्ट आया वो नोट कर लिया।
बिल्कुल सिंपल स्टडी है। इसमें बस यही देखते हैं कि बंदा मरा कि नहीं मरा, कोई टॉक्सिसिटी के साइन हैं कि नहीं हैं, और बस जो है उसको उसके रिज़ल्ट के हिसाब से उसको नंबर दे दिया। अगर जो है इस लेवल पे आया तो 1 नंबर, इस लेवल पे आया तो 5 नंबर। क्लियर? ये है 423 गाइडलाइन, क्लास मेथड। इसमें जो है हम एक डेफ़िनेट डोज़ ले लिए, अपना निर्धारण कर लिया। हमने 8 से 12 वही चूहों का ऐज वही है। इसमें 3 एनिमल को लेते हैं। ये अलग-अलग मॉडल हैं, अलग-अलग का सिस्टम है। उनका बस यही है कि आपने 423 से करना है तो 3 एनिमल लेने हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ डेथ देखनी है और उसके आधार पे हमने उसका निर्धारण कर देना। इसमें क्या है कि हम अलग-अलग लेवल पे जाते हैं, क्लास लेवल में। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे हम 5 में पढ़ रहे हैं, अब 5 में हम सही परफ़ॉर्म नहीं कर रहे तो हमें नीचे डाउन कर दिया, 4 कर दिया, 4 में भी नहीं कर रहे तो 3 कर दिया, 3 नहीं कर रहे तो 1 कर दिया, 1 नहीं कर रहे तो खत्म ही है, फिर कुछ नहीं बचा। हाइली टॉक्सिक हो गया। तो इसमें जो है हम एक क्लास के माध्यम से पाँचों तरीके से काम कर सकते हैं। अभी मैं एक चार्ट आएगा उसमें समझाऊँगा आपको। 425 में अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में क्या करते हैं हम, कि हमने माना कि एक डोज़ फिक्स कर ली 175 एमजी। हमारे किसी भी प्रॉपर्टी की डोज़ है 175 एमजी। हम इसमें फ्रैक्शन में देते हैं, मल्टीपल में। तो अगर जो है हमने दवाई दी और दवाई दी पे जो है कोई बंदा नहीं मरा, तो हमने फिर नेक्स्ट दवाई जिस लेवल पे देंगे फर्दर असेसमेंट के लिए वो 3 गुना देंगे, 3.2 के फैक्टर में। कितने बना? 3.2 का 550 एमजी। और अगर मर गया तो हम वापस आ जाएँगे और उतने का भाग दे देंगे 3.2 का। तो कितना आ जाएगा? 55 एमजी। तो ये फ्रैक्शन में चलता है, मल्टीपल में। तो ये डोज़ अप एंड डाउन प्रोसीजर होता है और इससे हम जो है उसके लीथल इफ़ेक्ट को चेक करते हैं। फिर ये बेसिक गाइडलाइन है, सब एक्यूट के लिए 407 और सब क्रोनिक के लिए 408। इसमें हमने टॉक्सिक डोज़ लेते हैं लेकिन लीथल ना हो, ऐसा ना हो कि मर जाए। मतलब हम पहले ही से मान के चलते हैं कि इस डोज़ में ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट आएँगे, आने के लिए हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना भी पता है कि इससे मरेगा नहीं, ठीक है? उसको हमने उधर से चेक कर लिया, एक्यूट से चेक कर लिया ना कि नहीं मरेगा। फिर इसके बाद इसका हमने ऑब्ज़र्वेशन करा, ऑब्ज़र्वेशन करके उसका हमने डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफ़ेक्ट इंक्लूडिंग बॉडी वेट, उसका वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऑर्गन का वेट क्या है, ये सब चीज़ें इससे चेक करते हैं। इसके बाद जो है 452 में क्रोनिक, क्रोनिक में वही सिस्टम है, इसमें हम जो है बस संख्या बढ़ जाती है। इसमें मेल और फीमेल रोडेंट जो है 20 होते हैं और उसमें 4 होते हैं और इससे पहले वाले में कितने थे? 6 से 8 थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि फीमेल को ही क्यों लेते हैं? तो सारी दुनिया जानती है, आपने जवाब ही दे दिया। उनमें हार्मोनल चेंजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तो इस लेवल पे मतलब अगर उधर पे ठीक है, जहाँ क्रिटिकल कंडीशन है, तो और जगह तो ठीक ही होगी, तो इसलिए लेते हैं। इसमें भी बस वही चीज़ें हैं, बस इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, है ना? इसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं टॉक्सिसिटी क्लास का। अब मुझे लगता है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि भई एलडी50 क्या होती है, हैं? अब हमारे 2 प्रेज़ेंटेशन हैं, सबको 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में खत्म करता हूँ। ये लेवल जो मैं बता रहा था ना कि जैसे हमारी ये गाइडलाइन है, आपने इस लेवल पे शुरू करा 5 एमजी पे, अगर जो है एक एनिमल अगर बच गया, मरा और इधर 3 मरे तो इधर ही खत्म कर दिया, अगर 1 मरा तो आप फर्दर नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इस लेवल पे गए अगर 50 एमजी पे लिया, अगर 2 मरे तो इधर पे डाउन क्लास में आ गए और अगर ये सर्वाइव करा तो नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जैसे प्लेयर होते हैं, अच्छा खेलते हैं, इंटरमीडिएट आगे ले गए, आगे ले गए। तो अगर जो है इस लेवल तक आ गया तो समझ लेते हैं ये 5 लेवल पे आ गया। ठीक? मतलब ये सेफ है।